हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो यार, नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 1 तो हो गया 1 सितंबर को। तो उसको लेके मैंने अपना वीडियो डाला था एनालिसिस का, वो आपने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा सकते हैं उसे देखने के लिए कि मेरा कैसा एग्ज़ाम रहा और कैसा क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार। इसको लेके मैंने एनालिसिस वीडियो डाला है। तो खैर, वो तो हो गया फेज़ 1, लेकिन अभी फेज़ 2 को लेके मैं देख रहा था। मेरे वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, डाउट है सबके कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मेंस मुझे करना चाहिए कि नहीं, कट ऑफ बताया जा रहा है इतना जाएगा, मेरा इतना आ रहा है। तो इसको लेके भी मैं आपके डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूँगा आगे कि किसको प्रिपेयर करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो खैर, और अगर हम बात करें फेज़ 2 की, तो वो 20 अक्टूबर को शेड्यूल है। और इस होपफुली इसका रिजल्ट भी सितंबर लास्ट या आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक तो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखें उसके बाद आपको हार्डली 15 to 20 डेज या 20 to 25 डेज ही आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए फेज 2 के लिए, जो कि इनफ नहीं होगा। और अगर आप बैंकिंग के प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब आपका आईबीपीएस पीओ और भी एग्जाम शेड्यूल होंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सबको मैनेज करना एक साथ। तो इसीलिए अभी से हमें स्टार्ट करना है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल पाए कि आपको स्टार्ट करना है कि नहीं, और अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, उसको लेके ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका इसका कट ऑफ क्या था पिछले बार ग्रेड ए मेंस का। अगर हम बात करें नाबार्ड का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल स्ट्रीम के लिए पिछले बार यूआर का कट ऑफ 128.50 था। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 121 था, और ओबीसी 125.5। सिमिलरली एसटी एससी आप देख सकते हैं। और अगर हम सेक्शनल वाइज बात करें तो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड की अगर इंग्लिश पेपर में आउट ऑफ 100 53.25 वाज द कट ऑफ। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो 22.5। और डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी ज़्यादा गई है, 31 कट ऑफ गई है। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव में सबको अच्छे आंसर मिल रहे हैं, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। दैट्स वाई ये कट ऑफ भी 31 गई है। तो ये है कट ऑफ। और अगर आप दूसरे कोई स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, फॉरेस्ट्री, स्टैट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सीएस, फाइनेंस, तो आप अपना कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। तो चलिए अब देखते हैं कि 2022 में क्या कट ऑफ था इसका। तो 2022 में अगर बात करें तो 130.5 यूआर का था, ईडब्ल्यूएस 121.50, ओबीसी 124.50, सिमिलरली एससी एसटी का भी आप देख सकते हो 120 और 119.25। तो अगर हम सेक्शनल की बात करें तो इंग्लिश में आप देखें वहाँ 51 था 2023 में प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे 49 था 22 में। और ऑब्जेक्टिव में आप देखिए 19, और डिस्क्रिप्टिव में देखिए 23 22 में, और 23 में वो बढ़ के 31 हो गया। तो इसका मतलब या तो आंसर लिखने का क्वालिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है सब में, और या तो ये सकता है कि मार्क्स देने का तरीका थोड़ा सा लिबरल हो रहा है, मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। ये दो तरीका हो सकता है कट ऑफ बढ़ने का। तो आप मोर और लेस देखिए 130 और 128 यूआर का कट ऑफ है। तो मोर और लेस आप देख सकते हैं कि 130 टू 135 अगर आप टारगेट करते हो तो एक सेफ जोन में आप होगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सिलेक्शन लेने के लिए नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए और भी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो अभी अगर हम बात करें कि किसको प्रिपेयर करना चाहिए मेंस के लिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में ही मिल रहा है वीडियो में। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इस का स्कोर का रेंज 40 to 45 के अंदर आ रहा है यूआर कैटेगरी से, तो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। आप वो मत सुनिए, बहुत जन हर जगह बोल रहे 50, लेकिन आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप प्रिपेयर करते भी हो 40 to 45 में, कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस रिजल्ट और आपका क्लियर हो जाए तब ये आपके दिमाग में ये ना रहे कि अगर अगर यार मैं स्टार्ट में प्रिपेयर कर लेता तो आज मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता। ये चीज़ आपके दिमाग में एटलीस्ट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, उसके इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने आपको एग्ज़ाम देना था, आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब जो है रिजल्ट के हाथ में, नाबार्ड के हाथ में। वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में प्रिपेयर करना मेंस के लिए। तो मैं बोलूँगा अगर आपका 40 to 45 बन रहा है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और कट ऑफ की प्रेडिक्शन पिछले कई सालों में भी गलत हुई है हर जगह, क्योंकि पिछले साल हर कोई 40 के बिलो बोल रहा था, 40 बोल रहा था, बट कट ऑफ 46 गई। तो सिमिलरली कट ऑफ गलत हो सकती है 50। इस बार उन्होंने देखा है कि 46 हो गया 40 से, तो सबने इस बार बढ़ा बढ़ा के कट ऑफ बोला है। और इसका इसका रीज़न दे रहे हैं, बहुत जन की पेपर इजी था, एआरडीएसआई में बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है। सीए का ठीक है, सीए में 2-3 मार्क्स भी अगर लाएंगे तो वहाँ बच्चे 40-50 स्कोर कर देंगे खाली उसमें ही।
तो ऐसा नहीं है, वो उतना भी इजी नहीं था पेपर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अगर आप खुद भी देखें, मैंने भी जो देखा, मेरे साथ भी जो हुआ, मुझे वहां पे लग रहा था सही है, बट घर आके मैं जब आंसर मिला तो काफी क्वेश्चंस मेरे भी रॉन्ग निकल गए। तो ऐसे खाली मेरे साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ भी हुआ होगा वो, और ये जो टॉप करेंगे उनके साथ भी होगा। तो पेपर उतना इजी वहां लगता है वहां पे, लेकिन बहुत सारा डाउट होता है, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है आपको। और जब आप घर पे आके एनालिसिस करते हो तब आप फ्री माइंड में रहते हो, कुछ कुछ आपके पास रहता नहीं है, नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड रहता है। तो वहां पे आपको सब कुछ आसानी लगता है। आपने तो वहां पे बैठ के पेपर नहीं दिया, जिनने पेपर दिया है उनका अगर आप देखेंगे तो उनका भी गलत होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो उतना भी इजी नहीं था। और कट ऑफ को लेके भी बोल रहे हैं कि बढ़ेगा क्योंकि वैकेंसी कम है। देखिए, वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है कट ऑफ से, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर में, पिछले साल अगर आपने एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ दोनों में से कोई भी एग्जाम दिए होंगे, मेंस इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे होंगे, तो आपको ये पता होगा। क्योंकि आप देखिए, पिछले बार एसबीआई पीओ का जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी एसटी से भी नीचे था। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एससी एसटी का कट ऑफ जनरली लो रहता है ईडब्ल्यूएस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कट ऑफ का कोई रिलेशन नहीं है वैकेंसी से। वैकेंसी जबकि ज्यादा है एससी एसटी की, 15% और 7.5%, और यहाँ पे 10% है, तो फिर भी कुछ नहीं है उससे रिलेशन। और आईबीपीएस पीओ का भी अगर आप देखिए, सब बोल रहे थे 75 जाएगा, पिछले बार 75 जाएगा, बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो कट ऑफ गया, 63.5 गया, सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया आईबीपीएस पीओ की हिस्ट्री में। उतना कम कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कभी नहीं गया, बट 63.5 गया था कट ऑफ। सो कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है वैकेंसी से। सो ये पूरा पूरी अब डिसीजन है नाबार्ड का। तो वही मैं बोलूंगा अभी फाइनल कंक्लूजन में कि अगर आपको 40-45 बन रहा है इसमें, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को भी साथ लेके चल रहे हैं, जैसे अभी आने वाले टाइम में आपको आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का मेंस, ये सब देखने को मिलेगा। आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री, एसबीआई पीओ प्री, एनआईएसीएल की भी न्यूज आ रही है कि उसका भी एग्जामिनेशन हो सकता है योगा। तो अगर आप सबको लेकर चल रहे हैं तो अभी मैं बोलूंगा कि 2 से 3 घंटे आप नाबार्ड मेंस के लिए निकालिए, और रेस्ट ऑफ द टाइम आप बैंकिंग को डिवोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नाबार्ड मेंस को लेकर चलिए अगर आपके 40 to 45 मार्क्स आ रहे हैं, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए अब शुरू कर आगे देखते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी रहेगा हर एक चीज को लेके। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेंस का प्रिपरेशन करना है, अब कैसे करना है, तो पहले मैं इंग्लिश को लेके बोलूंगा कि इंग्लिश में आपको है कि न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, ये सब से रिलेटेड आपको न्यूज आर्टिकल्स जितने भी हो सके पढ़ना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफी इंप्रूव करने हैं, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में तो लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, जो आपका है बेसिक इंग्लिश में हर कोई लिखेगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छा मार्क्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप नाबार्ड के प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो ये लोग 51, 52, 53 ऐसे आपको मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अगर आपको 60 प्लस स्कोर करना है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेवरी लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। आदमी वहां पे बोलते हैं कि इजी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है इजी लैंग्वेज में लिखना है, बट आपको कुछ कुछ सिनोनिम्स यूज करना है। जैसे सेंटेंस कुछ आप लिख रहे हैं, गुड आप लिख रहे हैं, गुड की जगह आप दूसरा दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, फैबुलस यूज कर सकते हैं, मार्वलस यूज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपके जो पूरा सेंटेंस है उसका ब्यूटी को एनहांस करता है। तो अल्टीमेटली अगर एग्जामिनर देख रहा है वहां पे 10 जन गुड 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 लिखे आ रहा है और आपने वहां पे लिख दिया मार्वलस, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मार्क्स वहां पे ज्यादा देंगे, क्योंकि आपने दूसरा वर्ड यूज किया है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेसिक बेसिक वर्ड्स के अगर आपको 4-5 सिनोनिम्स भी पता है तो काफी आपको हेल्प करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं है और मिनिमम आपको 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड लाना पड़ेगा टाइपिंग में, तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर एक बहुत अच्छा टूल है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहां से आपका टाइपिंग का स्पीड थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। और करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेलिंग्स एकदम गलत नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो भी कटते हैं ना आपके इंग्लिश एग्जाम में, तो वो करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, ये सब कहाँ यूज करना है ये सब आपको पता होना चाहिए। और करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, और हमेशा आप एक बार लिखने के बाद प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है कि स्पेलिंग एरर तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड भी है ना, वहाँ पे कीबोर्ड आपको बहुत हार्ड मिलेगा, वहाँ पे आप प्रेस करते हो एक बार में प्रेस होता नहीं है, कई कई बार एक बार प्रेस करते हो 2 बार प्रेस हो जाता है। सो वो आपको प्रूफ रीड करके देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग का गलत तो नहीं है कुछ, इसीलिए आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। और
अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आप कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ सकते हो। लास्ट 4 मंथ्स 3 मंथ्स का ही पढ़ लोगे तो इनफ है। तो वहाँ पे आपको क्या है ना कि बहुत सारे चीज़ आपको पता चल जाते हैं। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स अगर आते हैं, गवर्नमेंट के कुछ नए इनिशिएटिव्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाता है। और उनका जो एडिटोरियल का पेज रहता है शुरू में, वो भी आंसर लिखने में काफ़ी हेल्प करता है आपकी। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट आप पढ़िए। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशली आपको एडिटोरियल पढ़ना है, और बाकी न्यूज़ तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं उसका मेंस का प्रिपरेशन के लिए। और अभी अगर बात करें सब्जेक्ट सॉरी टॉपिक वाइज, तो इंग्लिश में जैसे आपको पता ही है कि एसे, प्रेसी और लेटर आते हैं। ये 3 चीज आते हैं, ठीक है। 3 चीज 50 मार्क्स के आते हैं। तो अभी हम पहले डिस्कस करते हैं एसे को लेकर। तो एसे में है कि आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, वही जैसे मैंने कहा एग्री, इन्वायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सोशल इशूज, ये सबसे रिलेटेड पढ़ने हैं, क्योंकि ये सबसे रिलेटेड एक एसे आपको देखने को मिलता है। और अगर आपका टाइम होता है और अगर आपको अलाउ करता है आपका टाइम, तो आप 2 ऐसे ट्राई करिए 2 वीकेंड्स में लिखने का। सैटरडे संडे को लिखने का ट्राई करिए 2 ऐसे, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि एक बार लिखने से वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप अभी से आपके पास 5-6 वीकेंड हो जाएगा और मेंस का रिजल्ट अगर आ जाएगा, उसके बाद से आप अब एक वीक में 4-5 ऐसे भी लिखोगे तो वो विद द टाइम इम्प्रूव होता है। ऐसे एक दिन में आप बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख पाओगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड करना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज लिखना चाहिए था। तो इसीलिए आप अभी से अगर शुरू करोगे तो इवेंचुअली टाइम के साथ इम्प्रूव होगा। और इंग्लिश का करेक्ट यूजेज आपको करना है। इंग्लिश कहाँ पे कौन सा टेंस लगता है, किसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म जाता है, ये सब आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। और प्रॉपर फॉर्मेट यूज करिए कि बॉडी क्या है, टाइटल क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये चीज आपको करना है। और रश नहीं करना है आंसर लिखने के लिए। ऐसे में क्या होता है ना, वहाँ पे जनरली अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस दोगे किसी भी एग्जाम का, तो उसमें है कि वहाँ पे नाबार्ड में होता है ये कि मेंस जैसे ही स्टार्ट होता है, वहाँ पे सब बच्चे मतलब ऐसे का टॉपिक देख के टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो खट 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 आवाज आने लगता है पूरा साइड से, तो आपको काफी डिस्टर्बेंस होता है। तो आप सोचते हैं कि भाई सब लिख रहे, चलो यार मैं भी लिखना स्टार्ट करता हूँ। वो चीज़ नहीं करना है। आराम से अपना टाइम लीजिए, टॉपिक सेलेक्ट करिए, एक रफ स्केच बनाइए रफ शीट पे कि मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा, ये लिखूंगा। क्योंकि वहां पे होता है कि लिखना मैटर नहीं करता है, क्वालिटी लिखना मैटर करता है। मैंने जब पहली बार इसका इसका मेंस दिया था तो मेरे इंग्लिश में 64 मार्क्स आए थे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में थे। 67 या 66 जो टॉपर था उसके मार्क्स थे इंग्लिश में, और मेरे 64 आए थे। जस्ट बिकॉज कि मैं वहाँ पे रश नहीं किया था। मैं मेरे सामने भी सारे सारे टाइपिंग स्टार्ट कर दिए थे, बट मैं उस टाइम कुछ नहीं किया था। मैं 5 से 7 मिनट में ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करने में लिया, फिर उसका एक रफ स्केच बनाया कि ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, फिर मैंने टाइपिंग स्टार्ट की। तो उससे क्या होता है, जिन्होंने शुरू से टाइपिंग स्टार्ट किया उनके 51 52 हैं। मैंने टाइम लिया बट मैंने क्वालिटी लिखा। तो वहाँ पे आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है, ये नहीं जाना है, क्वालिटी आंसर लिखना है, तब जाके क्वालिटी मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अभी से अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका ओवर द टाइम क्वालिटी इंप्रूव होगा, ठीक है। और करेक्ट इंग्लिश यूज करना है और प्रॉपर फॉर्मेट पे लिखना है, और रश नहीं करना है। मैं यही बोलूंगा कि आप साइड में देख के आप मत स्टार्ट करिए, टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर कुछ भी लिख दिए, फिर अच्छा ऐसे नहीं बना, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, रफ स्केच बनाइए रफ शीट पे, उसके बाद टाइप करिए आराम से। बहुत टाइम मिलता है वहाँ पे, 90 मिनट्स बहुत होता है। और अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर में मैं बोलूंगा कि फॉर्मल लेटर फॉर्मेट ही खाली प्रैक्टिस करो यार। इनफॉर्मल लेटर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मल लेटर तो आएगा ही। 3 लेटर में से एक तो दो दो फॉर्मल लेटर ही आते हैं, या तो एचआर को लिखो, या तो किसी को लिखो, कोई कंपनी को लिखो, ऐसे ऐसा टाइप का आता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट प्रैक्टिस करो, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट ही काफ़ी अच्छा होता है। और पंक्चुएशन मार्क्स का करेक्ट यूजेज करना है जहाँ पे नेसेसरी है। और लेटर के लिए मैं बोलूंगा कि मेंस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लेटर में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। खाली फॉर्मेट अगर आपको आ गया, फॉर्मेट में ही आपको 50 to 60% ऑफ द मार्क्स जो लेटर के वो आपको फॉर्मेट पे ही मिल जाते हैं। फॉर्मेट आपका सही है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूजेज सही है, मार्क्स का यूज सही है, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है लेटर में। तो मेंस के बाद आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी मैं ये बोलूंगा कि लेटर पहले आप सोच लीजिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके बाद आप करिए। मतलब सबको देख के आपको नहीं जाना है, अपना आराम से स्वीट टाइम लीजिए, उसके बाद टाइप करिए अच्छे से। अच्छा अच्छा लेटर लिखेंगे, अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। लास्ट सेक्शन जिसमें सबको डाउट होता है, बहुत जन को डाउट होता है कि प्रेसी कैसे लिखना है। तो प्रेसी है कि पहले तो आपको रीड पैसेज जो है वो आपको प्रॉपरली पढ़ना है।
जो पैसेज वहाँ पे दिया जाएगा काफ़ी लंबा सा, वो आपको पढ़ना है और उसका मीनिंग समझना है, जिस्ट समझना है कि क्या वो कहना चाह रहा है, सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज का, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और ऑलवेज अपना टाइम इन्वेस्ट करिए वहाँ पे सुटेबल टाइटल खोजने के लिए। अगर आप सुटेबल टाइटल वहाँ पे खोज लेते हैं तो टाइटल से ही आपका जो प्रेसी का इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव पड़ता है। क्योंकि अगर आपने सुटेबल टाइटल लिख लिया प्रेसी में तो टाइटल से ही आपका जो आगे जाके प्रेसी चलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसीलिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और अच्छा अगर आपको टाइटल मिल गया तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो और यहाँ पे भी मैं सेम बोलूँगा कि डोंट रश, यहाँ पे भी आप अपना टाइम लीजिए। रफ शीट पे हो सके तो पूरा प्रेसी लिखिए, आराम से पूरा प्रेसी लिखिए कि कैसे क्या लिखना है, और मेन वर्ड्स को मिस नहीं करना है, कीवर्ड्स को लेकर साथ में चलना है। और कीवर्ड्स को अगर आपने पकड़ लिया और उसके अराउंड अगर आपका प्रेसी रिवॉल्व कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैंने भी प्रेसी में यही किया था कि मैंने अच्छा हेडिंग देने का सोचा था। हमारे टाइम पे 2022 में जब मैं मेंस दिया था तो उस टाइम पे ईवी के रिलेटेड आया था, तो मैंने एक सुटेबल टाइटल चूज किया था ईवी का। तो अगर आपने सुटेबल टाइटल चूज कर लिया तो उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ इसके अराउंड मेरा पूरा पैसेज चल रहा है, तो उसके अराउंड फिर आप शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं। तो प्रेसी में आपको टाइम लेना है और हो सके तो पूरा प्रेसी आप अपने रफ शीट पे पहले लिख लीजिए, फिर देख के उसको टाइप करिए। सबसे बेस्ट यही है, टाइम हो जाएगा, टाइम के लिए टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैं बोलूंगा कि पैराग्राफ चेंज नहीं करना है प्रेसी में। ये बहुत बड़ा गलती होता है कि आप ऐसे की तरह प्रेसी को लिख देते हैं। बहुत जन सोचते हैं कि बस वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दूं, कॉपी करके पेस्ट कर दूं, वहां से पैराग्राफ से कुछ कुछ लाइन चूज करके। पैराग्राफ का लाइन आपको रिपीट ही नहीं करना है, सेम लाइन आपको लिखना ही नहीं है, सेम वर्ड्स आपको लिखना ही नहीं है। प्रेसी का यही है, प्रेसी का टोटल आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है, वो चीज पढ़ के अपने वर्ड्स पे लिखना है। पैराग्राफ का वर्ड कभी मत यूज करिए। पैराग्राफ का जो पूरा सेंटेंस है या वर्ड्स है या इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो सब मत यूज करिए। पैराग्राफ में अगर गुड दिया तो आपको गुड यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, अलग यूज करना है। फैबुलस यूज करना है, मार्वलस यूज करना है, फैंटाबुलस यूज करना है। ऐसे करके आपको प्रेसी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, सेम वर्ड्स नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि गुड का एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ भी समझा रहा हूँ। और वर्ड लिमिट को एक्सटेंड मत करिए प्रेसी में। 130 150 जितने वर्ड्स के मिलते हैं उतने ही वर्ड में लिखिए। 10-15 वर्ड कम हो चलता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रेसी से रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रीच आउट करूँगा। तो अभी बात करते हैं ईएसआई और एआरडी ऑब्जेक्टिव सेक्शन की, जो कि 50 मार्क्स कैरी करता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स आपको इन डेप्थ में पढ़ना है, स्पेशली वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो पास्ट 6 मंथ्स में न्यूज़ पे रहे हैं। और आपको एग्रीकल्चर के कोर कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपको इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्कर्स क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके डेटा है वेरियस रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट फोरकास्ट में फॉर ईएसआई, वो आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो वो अगर आप क्रैम करते हो तो आपको वो डेटा और रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट फोरकास्ट ना ही आपको ऑब्जेक्टिव में बल्कि आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। वहाँ पे अगर आपको कुछ मिल गया तो वहाँ पे डेटा आप डायरेक्टली पुटअप कर सकते हो। और गवर्नमेंट स्कीम्स तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं मत्स्य संपदा योजना 2 साल से आ रहा है कंटिन्यूस, 15 मार्कर में होगी। तो 15 मार्कर का क्वेश्चन मत्स्य संपदा योजना आ रहा है। तो ऐसे ही आपको हर एक गवर्नमेंट स्कीम्स का, पहले तो हम ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड पढ़ते थे बट अभी हमको सब्जेक्टिव आंसर लिखने के स्टाइल में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि अगर हमें बाई चांस देखने को मिल गया जनधन योजना तो उसका हम आंसर सही से लिख पा रहे कि नहीं। 15 मार्कर्स का अगर लिखना है 600 वर्ड्स में लिख पा रहे कि नहीं, 400 वर्ड्स में लिख पा रहे कि नहीं, ये भी हमें चीज़ साथ में देख के चलना है। और अभी मैं बोलूँगा कि ईएसआई स्टैटिक पार्ट, जो कि मैंने, अगर आपने मेरा फेज 1 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बोला था कि ईएसआई स्टैटिक को टोटली इग्नोर करो, जो कि आपने फेज 1 के एग्जाम में भी देखा कि वो हुआ। स्टैटिक से आपको एक कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इस बार, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स या रिपोर्ट्स या बजट्स इसी से आए। तो फेज 1 में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है बट फेज 2 में रहता है। फेज 2 में आपको हो सकता है स्टैटिक से कुछ एक पैराग्राफ देखने को मिल जाए, लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन ये सब से रिलेटेड। तो आपको वहाँ पे हो सकता है 2 मार्कर का क्वेश्चंस मिल जाए, तो वहाँ पे स्टैटिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आता है, जैसे लिबरलाइजेशन आया था एक बार, प्राइवेटाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, ये सब क्वेश्चन आता है। एलपीजी रिफॉर्म्स को लेके क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप स्टैटिक पार्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो। और अब आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिजीज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का, जैसे है मैंगो माल फॉर्मेशन एक डिजीज है।
तो डिजीज में क्या होता है, मैंगो पे क्या डिजीज होता है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कितने डोजेज में यूज करते हैं, ये सब थोड़ा अभी आपको डीप में जाना पड़ेगा रिलेटेड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिजीज, क्योंकि ये आता है। और एनिमल हस्बेंड्री में भी डिजीज और डिटेल्स ऑफ मेजर ब्रीड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जैसे पिछले बार एक पैसेज आया था पिग को लेके, फैरोइंग को लेके, उसका एक्सक्रीटा में कितना ये होता है, तो बहुत डीप में क्वेश्चन आप आएंगे, स्पेशली जो 2 मार्कर्स होंगे वो तो डीप में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, तो इतने इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं वो आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आएगा। और एलाइड सब्जेक्ट्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्री इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये सबको भी आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और कोर कंसेप्ट तो पढ़ना ही है एग्रीकल्चर के। और अभी अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आंसर फ्रेमिंग पे अभी आप ध्यान दीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए नाबार्ड के मेंस के, और आप उसमें ट्राई करिए आंसर लिखने का भी, और अपने आंसर फ्रेम करने का, कि कैसे आप आंसर फ्रेम कर रहे हो और कैसे आप लिख पा रहे हो, और यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना चाहिए। और ऑलवेज अगर आपका हो तो आप अपना आंसर को किसी एक्सपर्ट या वेटरन से चेक कराइए, जिनको पता है आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग क्या होता है। वो आपको कोई भी हो सकता है, प्रोफेसर्स हो सकते हैं कॉलेज के, या आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो यूपीएससी वगैरह दिए हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स मेंस लिखा है, तो उनको एक आइडिया है कि कैसे आंसर फ्रेम करना है, तो उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं। या आरबीआई नाबार्ड के एग्जाम से लिख रहे हैं 2-3 बार से, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आंसर कैसा है, ये सही है कि नहीं, यहाँ पे कुछ मिस आउट हुआ कि नहीं, यहाँ पे और क्या अच्छा लिखा जा सकता था, ये सब चीज़ के बारे में आपको सजेशन देंगे। तो इसीलिए आप आंसर लिख के चेक कराइए किसी से। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि एक रफ स्केच बनाइए अपने रफ शीट पे, कि ये मैं इंट्रो पे लिखूंगा, ये मैं बॉडी पे, कंक्लूजन पे। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बट मेन की पॉइंट्स जो आप डालेंगे, इंट्रो में ये की पॉइंट्स डालूंगा, बॉडी में ये कवर करूंगा, और मेरा जो आउटरो होगा, कंक्लूजन होगा, यहाँ पे मैं ये कवर करूंगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलना है। और यहाँ पे भी है कि जितना डेटा और सजेशंस जो गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट या प्रेस रिलीज में डाले हैं, इनको आप दे सकते हो एक एक बेटर आंसर के लिए। तो इसमें आपका है कि गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप गवर्नमेंट डेटा डालते हो तो इसमें और अच्छा क्या ही हो सकता है। उनको लगा कि हाँ भाई इसको सब पता है गवर्नमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट डेटा इनिशिएटिव्स अगर कुछ आपको पता है सजेशंस, तो वो उसको आप, अगर आपको आंसर में डिमांड करता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती घुसाना है, अगर आपको आंसर में डिमांड करता है तो वो चीज़ आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा अपना आंसर जो है वो पॉजिटिव नोट में एंड करने की कोशिश करना, कंक्लूजन जो है तो उसको अगर आप पॉजिटिव नोट में ही एंड करने का कोशिश करना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जानना है। और अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे अगर आपने लिख दिया कि नहीं ये स्कीम सही नहीं है, स्कीम में ये है, करप्शन है, वो है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपका। आप आना चाहते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट का ही बदनामी कर रहे हो, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा, सही मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नेगेटिव नोट क्रिएट हो रहा है। तो ऑलवेज जितना भी नेगेटिव हो, एक बैलेंस आंसर, बैलेंस लिखने की कोशिश करना। ज़्यादा पॉजिटिव अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो एक बैलेंस आउटरो देना, बैलेंस कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना, नेगेटिव की तरफ नहीं, बैलेंस या तो पॉजिटिव, ठीक है। और स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, और अच्छे से लिखना है। तो ठीक है गाइस, यही था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग मेंस प्रिपरेशन, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार वीडियो को। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं वीडियो लाया हूँ सबसे जल्दी फेज 2 का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत जन ने रिक्वेस्ट किया था कि फेज 2 का वीडियो, तो इसीलिए मैं लाया हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।